सभी साथियों को नमस्कार। विद्या संबल योजना के संबंध में अनेक तरह के आदेश आ रहे हैं। कुछ आदेश निरस्त भी हो रहे हैं, कुछ आदेश संशोधित भी हो रहे हैं। तो विद्या संबल योजना में ये ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है, फिलहाल इस चीज़ को इतना लेकर के कन्फ्यूजन क्यों पैदा हो रहा है, इन सारी चीज़ों का हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि विद्या संबल योजना आखिर है क्या, ये कब प्रारंभ हुई, इस पर क्या क्या कार्य होते हैं, कैसे होते हैं, आगे जाकर के इसमें क्या संभावनाएं बन रही है, क्या ये विद्या संबल योजना राजस्थान के अंदर लागू हो पाएगी, इसके तहत भर्ती हो पाएगी क्या, सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साथियों। इसको लेकर के जो भी डाउट्स है क्लियर होंगे। मैं वीडियो प्रारंभ करूँ उससे पहले निवेदन रहेगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये विद्या संबल योजना है क्या, इसका हम लोग थोड़ा बहुत मोटा मोटी परिचय कर लेते हैं। इसके संबंध में आपको बताना चाहूँगा, ये योजना श्रीमान शासन सचिव वित्त विभाग द्वारा एक ऑर्डर जारी हुआ। कब हुआ? 30 मार्च 2021, यानी लगभग आज से 5 साढ़े 5 साल पहले ऑर्डर जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि राजस्थान के अंदर संचालित विभिन्न शिक्षण संस्थानों, जिसके अंदर स्कूल्स, केवल विद्यालयों के लिए योजना नहीं थी ये, स्कूल, महाविद्यालय यानी कॉलेज शिक्षा के लिए, आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों में गेस्ट फैकल्टी के रूप में स्टाफ लगाने हेतु विद्या संबल योजना के दिशा निर्देश जारी किए गए। किसके द्वारा? श्रीमान शासन सचिव वित्त विभाग द्वारा। इसके संबंध में कॉलेज शिक्षा विभाग की हम लोग बात करें तो समय समय पर गेस्ट फैकल्टी के रूप में भर्ती होती है और आए साल होती है, वहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से होती है। यही काम शिक्षा विभाग में होना था, लेकिन स्कूली शिक्षा विभाग में ये कार्य 2022 में इसके संबंध में विज्ञप्ति जारी हुई थी, फॉर्म भी लिए गए, विद्यालय लेवल पर फॉर्म लिए गए, जिस अभी ले जा रहे हैं उसी प्रकार से 2022 नवंबर के अंदर ये चीज़ें हुई थी और उस समय ये चीज़ें फॉर्म लेकर के उस चीज़ को स्थगित कर दिया गया था। तो इस बार भी ये चीज़ें उसी तरफ बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, उसके पीछे कारण क्या, वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे साथियों। अभी फिलहाल इसको लेकर के इतनी चर्चाएं क्यों हो रही है? क्योंकि राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव द्वारा ये ऑर्डर जारी किया गया समस्त कलेक्टर साहिबान को कि आप है वो विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विद्या संबल योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में आप कार्रवाई करिए। किसके संबंध में? ये 30 मार्च 2021 को जो ऑर्डर जारी हुआ उसके तहत करिए। उसमें कहा गया कि उस ऑर्डर में निर्धारित पात्रता, चयन प्रक्रिया, आवश्यकता के आंकलन, मानदेय, कार्य अभिलेख, संधारण आदि अन्य शर्तों का है वो आपको इस आदेश के अनुसार काम करना है। और अभी ये श्रीमान वी श्रीनिवासन मुख्य सचिव महोदय द्वारा यह आदेश जारी किया गया सभी जिला कलेक्टर्स को। और कब का आदेश जारी हुआ? 18 अगस्त 2026 को। 18 अगस्त 2026 को आदेश जारी किया गया और कहा गया कि जहां पर भी जरूरत है विद्या संबल योजना के तहत वहां पर आप स्टाफ लगाइए और शिक्षा व्यवस्था को सुचारू करिए। तो उस संबंध में जिला कलेक्टर साहिबान को यह ऑर्डर दिया गया है, न कि राजस्थान के शिक्षा निदेशालय को। जिला कलेक्टर्स को कहा गया है कि आप अपने अनुसार जहां पर भी आपकी अध्यक्षता के अंदर इसमें जो निर्देश दिए गए हैं बजट विभाग द्वारा, वित्त विभाग द्वारा, उसमें कहा गया कि जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी होगी और वो है वो इस चीज़ को संचालित करेगी। वो कैसे करेगी वो देखिए। हम लोग पहले देख लेते हैं वो 30 मार्च का ऑर्डर क्या था। 30 मार्च 2021 को ऑर्डर था कि विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्या संबल योजना के तहत विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय और छात्रावासों में लगाने के संबंध में क्या होगा? संबंधित विभाग द्वारा प्रतिवर्ष शैक्षिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व रिक्त पदों का आकलन किया जाएगा। कॉलेज एजुकेशन विभाग के अंदर इन चीज़ों को आकलन किया जाता है और वहाँ पर अस्थायी रूप से गेस्ट फैकल्टी के रूप में आचार्य को पोस्टिंग होती है। यही चीज़ें शिक्षा विभाग में होनी थी, लेकिन शिक्षा विभाग में 2022 के अंदर ये प्रक्रिया की गई, प्रारंभ की गई थी। अनेकों जिलों द्वारा आदेश निकाले गए और निदेशालय महोदय द्वारा भी, निदेशक स्तर से भी आदेश निकले थे, लेकिन वो चीज़ें अमली जामा नहीं पहन सकी, वो चीज़ें कंप्लीट नहीं हो सकी। उसमें आवेदन लिए गए और आवेदन है वो प्रारंभ होने से पहले ही वो चीज़ें अटक गई। इस बार भी अटक रही है। गेस्ट फैकल्टी केवल स्वीकृत पद के विरुद्ध ली जा सकती है। गेस्ट फैकल्टी किसके विरुद्ध ली जा सकती है? केवल स्वीकृत पदों के विरुद्ध। ये तो आदेश था। अब क्या हुआ इसके संबंध में? ये जैसे ही आदेश जारी हुआ श्रीमान CS महोदय का, सचिव का, तो वहाँ क्या हो गया? सभी जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा आदेश निकाले गए और आवेदन आमंत्रित कर लिए गए। गेस्ट फैकल्टी लगाने के लिए जो भी ऑर्डर जारी हुए CS महोदय द्वारा जिला कलेक्टर्स को, उसकी पालना के अंदर सभी DOs ने आदेश निकालना शुरू कर दिए। देखा देखी, अब जालोर की बात करें तो 25 अगस्त को आदेश निकला और इसमें डेट दे दी गई कि आपको इस डेट तक फॉर्म भरना है, जल्दबाजी सबको करनी है। तो यहाँ पे क्या हुआ देखिए, 27 अगस्त तक होना है, 31 अगस्त तक फॉर्म देना है, 1 सितंबर तक उस पर 3 की सूची तैयार करनी और 3 तक है वो जिला कलेक्टर साहिबान की अनुमति से, उसका अनुमोदन होने के बाद नियुक्ति आदेश भी जारी किए जाने हैं। 3 सितंबर तक 5-7 दिनों की प्रक्रिया के अंदर कई जिलों ने इसको 31 अगस्त तक माना, जबकि ऐसा कहीं कोई डेट फ्रेम नहीं था, फिर भी जल्दबाजी करते हुए चीज़ों को किया गया। उसके बाद गंगानगर जिले की बात करें तो वहाँ पर भी ऐसा आदेश निकला, वहाँ पर 8 सितंबर तक का डेडलाइन दी गई है। नागौर जिले की बात करें तो उसमें भी साथियों देखेंगे आप 31 अगस्त तक है वो ऑर्डर जारी करने का डेडलाइन दी गई।
25 से लेकर 27 तक है वो आवेदन लेंगे, जबकि 26 तारीख को स्कूलों में छुट्टी रही, 27 को एक ही दिन है जिसमें ये चीज़ें हो पाना संभव नहीं था। आदेश स्थगित या निरस्त होने शुरू हुए, जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा आदेश निरस्त किए गए। किस किस जिले के हुए देखिए, ब्यावर की सबसे पहले बात करें तो यहाँ लिखा गया कि आगामी आदेश तक किसी प्रकार की कार्यवाही है वो संपादित नहीं की जाए, एक बार रोक दी जाए। उसके बाद डूंगरपुर से भी यही जैसा कैसा हुआ, सेम टू सेम। उसके बाद बात करें जोधपुर से, तो जोधपुर से भी ऐसा कैसा आदेश आया। तो निरस्त होने के पीछे कारण क्या है, अब हम लोगों को इसके पीछे जानना होगा कि ये निरस्त क्यों हो रहे हैं। निरस्त होने का कारण मैं बता रहा हूँ। देखिए साथियों, सत्र 2022 में भी प्रक्रिया प्रारंभ हुई लेकिन अंजाम तक नहीं पहुंच सकी। 2022 में भी नवंबर महीने में ऐसे के ऐसे चीज़ें हुई जो अभी हो रही है। उस समय निदेशालय लेवल से ऑर्डर निकला और डेट फ्रेम जारी की गई। स्कूलों के अंदर आवेदन फॉर्म है वो लिए गए, ऑफलाइन आवेदन फॉर्म लिए गए। इस बार जिला लेवल से हो रहे हैं, उस समय निदेशालय लेवल से हुआ और यही प्रक्रिया संपादित हुई, उसके संबंध में ऑर्डर भी जारी हुए थे। श्रीमान शासन सचिव के पत्र पर जिला स्तर से सीधी प्रक्रिया प्रारंभ करना कहां तक उचित है। श्रीमान शासन सचिव जो कि हमारे राजस्थान के मुख्य सचिव है, उन्होंने इस चीज़ को लिखा कलेक्टर साहिबान को। तो मुख्य सचिव महोदय ने कलेक्टर साहिबान को लिखा और सीधा ही जिला स्तर पर उस चीज़ की कार्रवाई प्रारंभ हो गई और वो सीधे स्कूल लेवल पर आ गई। ये थोड़ा जो चैनल होता है वो ठीक नहीं रहा मेरे हिसाब से। ये चीज़ें चैनल के अनुसार होती, CS महोदय है वो लिखते निदेशालय को, निदेशालय उस चीज़ को लिखता जिला कलेक्टर्स को या फिर लिखते शिक्षा अधिकारियों को, तो वो चीज़ें थोड़ी चैनल बाई चैनल होता तो ठीक रहता। श्रीमान निदेशक शिक्षा विभाग द्वारा कोई आदेश या दिशा निर्देश इसके संबंध में प्रारंभ नहीं किए गए हैं। प्रक्रिया कैसे प्रारंभ करनी है, क्या काम करना है, इसके संबंध में निदेशालय स्तर से ना तो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से और न ही एलिमेंट्री शिक्षा निदेशालय से ऐसा कहीं कोई आदेश जारी हुआ जिसमें कहा गया हो कि आपको ये चीज़ें करनी है। ठीक है। उसके बाद निर्धारित समय सीमा को लेकर अस्पष्टता है। कोई ऑर्डर ऐसा नहीं है जिसमें डेट का बाध्यता दी गई हो, ऐसा कोई निर्धारित समय सीमा भी तय नहीं कर रखी है, फिर भी जल्दबाजी के अंदर इन चीज़ों को किया जा रहा है। इसके पीछे निरस्त होने के पीछे ये भी कारण है। रिक्त पदों को लेकर अस्पष्टता है। रिक्त पद कौन सा माना जाए। अब साथियों मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगा, राजस्थान के अंदर लगभग 10,000 प्लस वाइस प्रिंसिपल्स है वो बैठे हैं पद विरुद्ध, यानी अधिशेष बैठे हैं, वो अन्य जगह से लेक्चरर के पद से वेतन आहरित कर रहे हैं। तो जहाँ से ये लोग लेक्चरर का वेतन आहरित कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली भरा हुआ माना जाएगा, उस पद को खाली नहीं माना जा रहा है। तो साथियों 10,000 पद तो ऑटोमेटिकली भर गए। वेतन व्यवस्था के तहत हम लोग देखते हैं डेली 25-30 पेजों के ऑर्डर आते हैं, उसमें वेतन व्यवस्था की जाती है। तो ये वेतन व्यवस्था के नाम पे जब ऐसा होता है तो वहाँ पोस्टें भरी जाती है, तो जो रिक्त पद चल रहे हैं उनको लेकर के अस्पष्टता है। कुछ स्कूल से ऐसे हैं जो 2021-22 में सीनियर सेकेंडरीज में बन गए थे, कर्मोन्नत हो गए थे, लेकिन उसमें वित्त विभाग द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा अभी तक लेक्चरर के पद है वो जारी नहीं किए गए हैं, पोस्टें स्वीकृति नहीं की गई है। तो वहाँ पर गेस्ट फैकल्टी के रूप में कैसे लगाया जा सकता है, वहाँ लगना संभव ही नहीं है। IFMS 3.0 पर पोस्टों का कोई स्पष्टीकरण नहीं है, इसलिए ये चीज़ें स्पष्ट नहीं होने की वजह से सारी चीज़ें अटक रही है। स्कूल स्तर से आवेदन लेना तर्कसंगत है क्या। स्कूल लेवल से आवेदन लेना अब तर्कसंगत नहीं होने के पीछे कारण भी मैं बताऊंगा आगे जाकर के उसके पीछे कारण क्या है। एक आवेदक द्वारा अनेक पद पर, उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है, एक आवेदक एक से अधिक पदों पर और विद्यालयों से, एक से अधिक विद्यालयों में आवेदन करने पर चयन प्रक्रिया में दिक्कत भी आएगी। वो कैसे आएगी देखिए साथियों, एक कोई साथी है वो एक से ज़्यादा 10 स्कूलों में माना है कि उसने आवेदन फॉर्म दे दिए, 10 स्कूलों में आवेदन फॉर्म उसने जमा करवा दिए, वो परसेंटेज में हाई है, उसका 10 स्कूलों में मेरिट 1 पे चयन हुआ। एक स्कूल से 3 आवेदन फॉर्म आगे भेजे जाने हैं, वो मेरिट 1 पर वो एक ही बंदा 10 विद्यालयों से मेरिट 1 पे आगे चला गया, तो उस बंदे को आप किस स्तर पे रोकोगे। रोकने का कोई तरीका नहीं है, कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है। उस बंदे ने 10 स्कूलों से आवेदन फॉर्म भरा, 10 स्कूलों में वो मेरिट 1 पे रह रहा है, उसका 10 स्कूलों से चयन हो रहा है, वो चयन सूची में जिला स्तर पे जाएगा। अब जिला स्तर पे अनुमोदन उसका 10 जगह से होगा, तो फिर वो बंदा एक जगह ज्वाइन करेगा, 9 जगह तक वही वापस विद्या संबल योजना लागू ही नहीं हो पाएगी, वापस वो की वो चीज़ें हुई, वो खाली की खाली रही। इसमें वेटिंग निकालने का कोई तरीका नहीं है। इस तरीके से ये चीज़ें संपूर्ण हो पाना, अमली जामा पहना पाना संभव सा नहीं लगता है साथियों। अब इसके बाद आगे बात आती है चयन आदेश जारी करने में आने वाली समस्या। चयन आदेश में मैं आपको बता चुका हूँ, चयन आदेश कैसे जारी होगा। एक ही आदमी 10-10 जगह पे चयनित हो रहा है, एक ही आदमी एक से अधिक पदों पर चयनित हो रहा है, तो वो क्या करेगा, कहाँ पर ज्वाइन करेगा। आप उसको कैसे कहोगे कि आपका हम लोग इस जगह पे चयन कर रहे हैं, जब आपने अनेक जगह से उसका आवेदन फॉर्म ले लिया तो वो अनेक जगह पे चयनित होगा। आप एक जगह पे चयन करके दूसरी जगह पे उसको कैसे रोकोगे, फिर तीसरी जगह पे उसको कैसे रोकोगे, ऐसा कोई आदेश भी नहीं है।
तो वो बंदा तो जहाँ जचेगा वहाँ ज्वाइन करेगा। तो एक ही आदेश में, एक ही ऑर्डर के अंदर उस बंदे का, एक ही व्यक्ति का 10-10 जगह पे नियुक्ति आदेश कैसे संभव हो सकता है? ये थोड़े प्रॉब्लम्स हैं। मानदेय भुगतान को लेकर के भी कोई अनिश्चित प्रक्रिया है, कहीं पर भी कोई सा इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि कैसे उनको मानदेय का भुगतान होगा, क्या प्रक्रिया होगी, इसको लेकर के अस्पष्टताएं हैं। अब आगे क्या होना चाहिए? अब हम लोगों को ये सोचना है कि अब आगे क्या हो ताकि ये चीज़ ठेठ फाइनल तक पहुंचे। निदेशालय स्पष्ट स्तर से स्पष्ट आदेश होने चाहिए। निदेशक महोदय द्वारा प्रारंभिक निदेशालय और सेकेंडरी निदेशालय द्वारा स्पष्ट आदेश बने, दिशा निर्देश बने गेस्ट फैकल्टी के रूप में, जैसे कि संविदा भर्ती 2022 हुई जिसमें जो पंचायत शिक्षक थे वगैरह उनको उसमें लिया गया। इस तरह से इसमें भी गेस्ट फैकल्टी वालों को भी स्पष्ट तरीके से आदेश हो, भाई कौन कौन से आपको काम करने हैं, किस तरह से उनका चयन होना है, स्टेट लेवल से ऑनलाइन आवेदन लिए जाने चाहिए, काउंसलिंग प्रक्रिया होनी चाहिए। अब जैसे देखिए मैंने अगला पॉइंट लिखा, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया हो। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया हो ताकि एक ही व्यक्ति एक आवेदन भर ले या पद वाइज आप आवेदन भरवा सकते हैं। उससे क्या होगा कि जब एक व्यक्ति एक से अधिक जगह पर आवेदन करेगा तो उसको वरीयता देनी होगी कि भाई मैं 1 नंबर पे ये स्कूल लेना चाह रहा हूँ, 2 नंबर पे ये, 3 नंबर पे ये, 4 नंबर पे ये। उसको काउंसलिंग प्रक्रिया जो STC बीएड में होती है उस तरह से यदि उसको 1 नंबर वाली मिल गई तो पीछे वाली 2 नंबर वाली किसी और व्यक्ति को मिलनी चाहिए। ये प्रक्रिया होनी चाहिए। चाहे जिला स्तर पे भी करें तो काउंसलिंग सिस्टम की तरह ही सिस्टम होगा तो ही चीज़ें ठेठ फाइनल तक पहुंचेगी, अन्यथा अटकनी ही है ये हर स्तर पर। रिक्त पदों का निर्धारण हो। खाली पदों को लेकर के कहीं कोई स्पष्ट चीज़ नहीं है, कोई पता नहीं चल रहा है। साला दर्पण पे रिक्त पद तो दिख रहा है, IFMS पे नहीं है, क्योंकि साला दर्पण पे उस पद से किसी अन्य व्यक्ति का वेतन व्यवस्था के तहत वेतन आहरित हो रहा है तो वो पोस्ट आप खाली बता ही नहीं सकते। तो जो अभ्यर्थी है उसको तो साला दर्पण के माध्यम से सिटीजन पोर्टल से वो देख रहा है, लेकिन उसको कहीं दूसरी जगह से पता ही नहीं चल रहा है। तो मेरा निवेदन है कि ये चीज़ें जब स्टेट लेवल से सारी चीज़ें सर्कुलेट हो, सही तरीके से जो चैनल है उसके थ्रू हो तो अच्छा रहेगा। मेरिट के आधार पर काउंसलिंग प्रक्रिया की जावे। मेरिट के आधार पर जो मैंने शुरुआत में बताया कि मेरिट बने, उस मेरिट के अनुसार काउंसलिंग प्रोसेस हो, आपको वरीयता भरवाई जाए। हर चीज़ में वरीयता भरवाई जाती है तो इसके अंदर वरीयता क्यों नहीं? जब वरीयता नहीं होगी तो कंप्लीट हो पाना संभव नहीं है ये चीज़ें। तो साथियों मैं आपको ये चीज़ें बता रहा था। उसके बाद कॉलेज शिक्षा विभाग की तर्ज पर कॉलेज शिक्षा विभाग में हर वर्ष वहाँ पर जो कॉलेज के आयुक्तालय है वहाँ से ऑर्डर निकलता है, विज्ञप्तियाँ निकलती है, जिले की एक नोडल बनाया जाता है। उस नोडल पे जितने भी अंडर कॉलेज हैं उनसे आवेदन लिए जाते हैं। आपको वरीयता के अनुसार आप वहाँ आवेदन भर सकते हैं। जो प्रक्रियाएँ वहाँ से होती है वैसी वैसी प्रक्रिया यदि समयबद्ध तरीके से शिक्षा विभाग में भी हो तो ये चीज़ें संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। तो साथियों मैंने आपको बताया कि इसके अंदर प्रक्रियागत त्रुटि कहाँ पर है और कहाँ कहाँ पर इसमें संशोधन की आवश्यकता है, तो ही चीज़ें ठीक हो पाती है, तो ही चीज़ें ठीक हो पाएगी, तो ही ये मामला बैठ पाएगा। वरना इन चीज़ों को लेकर के जब आवेदन लिए जाएंगे, मैंने आप शुरुआत में बता दिया कि एक ही व्यक्ति अनेकों जगह से आवेदन करेगा, उसका अनेकों जगह से चयन होगा। उस व्यक्ति को किस स्तर पर आप लोग निपटाएंगे, कैसे रोकेंगे? उस व्यक्ति को एक जगह से आप 3 आवेदन फॉर्म ले रहे हैं, पहले जगह पर ही एक ही व्यक्ति का 10 जगह से चयन हो गया, तो अब उस व्यक्ति को कहाँ पर आप लगाएंगे? ये कहीं कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है। जब 2022 के अंदर ये चीज़ें चली, ऑर्डर हुए, उस समय भी यही दिक्कतें आई कि भाई इस चीज़ों को कैसे हम लोग हैंडल करें। उस एक बंदे ने अनेकों जगह से फॉर्म भर दिया और उस बंदे का अनेकों जगह से चयन हो गया। चयन जिला स्तर से अनुमोदन होगा तो वहाँ बहुत सारे जो लिस्टें जाएगी, मैं उस लिस्ट के अंदर एक ही बंदे का बहुत सारी जगहों पर नाम होगा, तो कैसे संभव है ये चीज़ें धरातल स्तर पर संभव हो पाना ठीक नहीं लग रहा है हम लोगों को। तो आपसे गुजारिश रहेगी शासन प्रशासन से भी, सरकार स्तर से भी, कि इस चीज़ को एक बार थोड़ा मोटे स्तर पर देखें, निदेशालय स्तर पर इसका एक बार पुनः है वो गहनता से परीक्षण करावें और फिर इस चीज़ को लेकर के स्पष्ट आदेश दिशा निर्देश निकालें, ताकि जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो और इस जो भर्ती प्रक्रिया है जो गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाना चाह रहे हैं उस चीज़ को अमली जामा पहनाया जा सके और वो चीज़ें स्पष्ट तरीके से आगे जा कर के उस पर टीचर्स लग सकें, बच्चों तक ये चीज़ें पहुँच सकें। वरना ये कागज़ों में इधर उधर आफाधाफी में होगी और फिर आखिर जा कर के इस चीज़ को स्थगित करना पड़ेगा, जो कि अनेकों जिलों द्वारा किया जा रहा है। ये चीज़ें तभी संभव होगी जब जो मैंने चीज़ें बताई है उन चीज़ों पर एक बार गौर किया जाए। सभी साथियों को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।